चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9 के लिए साइंस का, जो कि ईयरली एग्जामिनेशन 2021 के लिए होगा। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्लास 9 में पक्का फंसने वाले हैं। अगर आप क्लास 9 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा वार्षिक परीक्षा 2021 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि विज्ञान के होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, विज्ञान के होंगे और हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन, यानी कि दोनों ही वर्जन में मैं आपको बताऊँगा। हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं इस वीडियो को और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर में आपके, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में है। मैक्सिमम यानी 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। आपको बखूबी ही पता होगा कि जो एमपी बोर्ड एग्जाम ऐसा होता है जिसमें कि 9th क्लास वालों के लिए जो साइंस का पेपर होता है वह 80 मार्क्स का ही होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन पेपर में आपके 22 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का है, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। हर हाल में निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं। निर्देश पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। सेकंड वाला है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 5 अंक मिल जाएगा, जिसमें कि कुल अंक यानी कि कुल अंक आपको 20 मिलेंगे। थर्ड वाला है कि प्रश्न क्रमांक 5 से 22 में आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चौथा है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंक हैं, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया जाएगा। पांचवा है प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 9 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 30 शब्दों में देना होगा, यानी मिनिमम 30 शब्दों में आंसर देना होगा आपको। पांचवा है, यानी पांचवा क्या कह रहा है, यानी छठा क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लीजिए कि प्रश्न क्रमांक 10 से लेकर 14 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 75 शब्दों में देना होगा, यानी 75 वर्ड्स में आपको आंसर देना ही देना होगा। सातवां है 15 से 19 तक आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 120 शब्द में आपको आंसर देना होगा, आपको अंक मिल जाएंगे उसके हिसाब से। क्वेश्चन में यानी कि आठवां वाला क्या कह रहा है, आठवां निर्देश यानी कि प्रश्न क्रमांक 20 से 22 में आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में देना होगा। जहां आवश्यक हो वहां पर स्वच्छ एवं नामांकित आपको चित्र बनाना है। यहाँ पर आपसे कहा जाए इस यानी कि चित्र बनाइए, तो वहां पर आपको स्वच्छ एवं नामांकित यानी कि उसके नाम भी लिखना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह क्वेश्चन पक्का फंसने वाला है आपके एग्जाम में। फ्रेंड्स, पहला वाला क्वेश्चन है आपका मोस्ट है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि आपको सही विकल्प ही चुनकर लिखना होगा। यानी कि जो आपके सामने एक क्वेश्चन का यानी एक क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसके आधार पर आपको एक जो क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन सही होगा उसको ही आपको क्लिक कर सही यानी कि सही ऑप्शन आपका बताना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि तापमान का ऐसा ही मात्रक होता है क्या आपका, यानी तापमान होता है, यानी टेम्परेचर जो होता है उसका ऐसा ही मात्रक क्या न्यूटन होता है, या फिर जूल होता है, या फिर यानी केल्विन होता है, या फिर पास्कल होता है। तो आप सभी जानते होंगे जो तापमान होता है यानी जो टेम्परेचर होता है उसे हम केल्विन या फिर सेल्सियस, यानी कि आपका जवाब आ जाएगा केल्विन, यानी कि उसका जो ऐसा ही मात्रक है वह केल्विन है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो न्यूटन होता है वह बल का मात्रक होता है, और जूल कार्य का मात्रक होता है, और पास्कल किसका होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि पास्कल किसका मात्रक होता है। सेकंड वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन जो करता है उसे क्या कहते हैं। क्या जाइलम द्वारा होता है, या फिर फ्लोएम द्वारा होता है, या फिर मृदुदक यानी कि द्वारा होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि जाइलम द्वारा होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, पौधों में जल एवं खनिज लवण जो होते हैं जो कि मिट्टी से अवशोषित करता है पौधा जड़ों द्वारा, तो वह किसके द्वारा होता है, वह जाइलम द्वारा होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जाइलम द्वारा पेड़ों के सभी भागों में फैल जाता है, यानी कि आपका विकल्प जो होगा वह जाइलम द्वारा होगा। और यहाँ पर बात हो रही है कि फ्लोएम क्या कार्य करता है, तो फ्लोएम वही कार्य करता है जो कि पत्तियों से यानी जो पत्तियों में जो उसका भोजन बनता है, पौधों का जो भोजन बनता है उसे सभी यानी कि सभी भागों में जो फैलाता है वह फ्लोएम द्वारा होता है, यानी कि आपका जो जवाब हो जाएगा फिलहाल कि यहाँ पर जाइलम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में थर्ड भी आपका मोस्ट है, पक्का फंसने वाला है कि कार्य करने की दक्षता यानी कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ऊर्जा कहते हैं, यानी कि आपका विकल्प जो होगा वह सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल 100% राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से संक्रामक रोग नहीं है। क्या जुकाम एक संक्रामक रोग नहीं है? नहीं दोस्तों, जुकाम एक संक्रामक रोग है। क्या एड्स संक्रामक रोग नहीं है? नहीं दोस्तों, एड्स भी आपका एक संक्रामक रोग है, क्योंकि ये वह भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्द हो जाता है। मान लो किसी व्यक्ति को एड्स है, अगर उसने यानी कि वह कटा और उसका एक रक्त आपके अगर कटे हुए भाग पर लग गया तो आपको भी एड्स हो सकता है। इस तरीके से एड्स फैलता है, आप इससे बचाव कीजिएगा, क्योंकि एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है।
क्या डेंगू बुखार आपका संक्रामक रोग नहीं है? जी हाँ फ्रेंड्स, डेंगू जो बुखार है क्या वह संक्रामक रोग नहीं है? तो यह भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो डेंगू बुखार है वह भी एक संक्रामक रोग है। वह भी संक्रमण के कारण फैलता है। जो मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है उसके वायरस द्वारा जब आपके अंदर जब पहुंचता है यानी कि स्थित होता है, तो वह आपको यानी कि डेंगू बुखार हो जाता है। यानी कि जो आपका होगा क्या, वह आपका ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। क्या कैंसर एक यानी कि संक्रामक रोग है? नहीं दोस्तों, कैंसर एक संक्रामक रोग नहीं है, वह एक असंक्रामक रोग है। यानी कि आपका विकल्प जो होगा वह डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और जुकाम और एड्स और डेंगू बुखार ये तीनों ही आपके संक्रामक रोग हैं, बट कैंसर एक असंक्रामक रोग है। यानी कि आपका विकल्प जो हो जाएगा वह डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल 100% राइट हो जाएगा। पांचवा वाला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के धरातल का कितना भाग जल से ढका है? तो आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी का जो धरातल है यानी जो पृथ्वी जो ऊपर से ढकी हुई है वह कितना भाग जल से ढका हुआ है? वह 75% यानी कि 75% यानी कि 75% भाग जो है वह जल है, और 25% में हम दुनिया यानी पूरी दुनिया रह रही है। तभी तो कहते हैं कि 1/4 यानी कि 1/4 यानी 4 में से एक स्थान दुनिया का है और यानी 3 स्थान अकेली जल का है। यानी कि जो आपका जवाब हो जाएगा वह 75% हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल के नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन सेकंड भी आ चुका है, आप सामने मोस्ट है, पक्का फंसने वाला है। आपका यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होगी। यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो आप सभी जानते होंगे जब 25 डिग्री सेल्सियस पर जब हम गर्म करते करते जल पहुंचता है, क्या वह गैस होता है या फिर द्रव होता है? तो आप सभी जानते होंगे वह द्रव होता है। और द्रव वह कब तक रहता है? वह 100 डिग्री सेल्सियस पर जब तक ना पहुंच जाए तब तक वह द्रव ही रहेगा। 4 डिग्री से लेकर जब तक वह 100 डिग्री सेल्सियस पर ना पहुंच जाए तब तक वह द्रव ही रहेगा। गैस कब बनेगा? तो गैस जब एक इनके 100 डिग्री सेल्सियस से जब पार जाएगा तो वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा। सेकंड वाला क्वेश्चन है कि वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, त्वरण कहते हैं। त्वरण का जो मात्रक होता है, सही मात्रक क्या होता है? वह होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है वेग का मात्रक। और संवेग क्या होता है? तो संवेग होता है P बराबर mv यानी द्रव्यमान गुणा वेग होता है। आप इसे भी ध्यान में रखिए, यह भी काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। थर्ड वाला क्वेश्चन है कि प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? क्या घनत्व कहते हैं या फिर दाब कहते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। चौथा वाला है कि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड का किया गया कार्य भी आपका शून्य ही होगा। जी फ्रेंड्स, आपका जवाब जो हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि CFC का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी जानते होंगे CFC की जो फुल फॉर्म है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यानी कि आपका विकल्प जो सेकंड वाला यहाँ पर है वह सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार से समझ सकते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन आपका जो कि मिलान का होगा, यानी मैच द फॉलोइंग, आपको सही मिलान करना होगा, सही जोड़ियां बनाना है। तो कॉलम आ और कॉलम बा आपके सामने आ चुका है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। फिलहाल की मैं आपको बता रहा हूँ, एक मोल जो होता है तो वह एक मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर चौथे वाली पर चला जाएगा। नेक्स्ट वाला है कि दाब का मात्रक क्या होता है? तो आप सभी जानते होंगे, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि होमवर्क में आपको बताना है। फिलहाल की मैं आपको बता रहा हूँ कि दाब का जो मात्रक होता है वह पास्कल होता है। जी फ्रेंड, जो दाब का ऐसा ही मात्रक होता है वह पास्कल होता है। और पराध्वनि जो तरंगे होती हैं वह किस तरीके की होती है? तो आप सभी जानते होंगे जो पराध्वनि जो तरंगे होती हैं वह सोनार की होती हैं। जी फ्रेंड, जो सोनार होता है, सोनार क्या है? तो सोनार एक यंत्र का नाम है जिससे समुद्र में डूबी हुई चीज़ों यानी डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में आसानी होती है, तो उसे हम सोनार कहते हैं। तो पराध्वनि जो तरंगे होती हैं उसे सोनार कहते हैं। तो जूल क्या है? तो आप सभी जानते होंगे कि जूल क्या है। तो जूल का ऑप्शन आपका क्या आना चाहिए? तो जूल यानी जूल क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है, नहीं कार्य का मात्रक जूल होता है। तो आप सभी जानते होंगे तो जूल न्यूटन मीटर यानी कि न्यूटन इंटू मीटर, यानी न्यूटन मीटर आ जाएगा आपका किस तरीके से आएगा? तो कार्य यानी डब्ल्यू बराबर क्या होता है आपका? डब्ल्यू बराबर होता है आपका VQ होता है, इस तरीके से तो आपका VQ हो जाएगा। फिलहाल कि आपको समझना होगा कि यानी कि न्यूटन यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कि न्यूटन यानी कि बल की बात हो रही है, इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वह क्या आना चाहिए? यानी न्यूटन मीटर आपका जो सही हो जाएगा, यानी जूल का आपका न्यूटन मीटर आ जाएगा। टीकाकरण क्या है? तो
टीकाकरण जो यानी जो टीकाकरण है, जो टीका चेचक के दाग की जो यानी टीकाकरण या टीका दिया था वह किसने दिया था, वह एडवर्ड जेनर ने दिया था। जी हाँ फ्रेंड्स, एडवर्ड जेनर ने दिया था, यानी कि आपका विकल्प पहली पर चला जाएगा। तो आई होप, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका मोस्ट है, पक्का फंसने वाला है। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, आपको समझना होगा कि एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। तो IUPAC का फुल फॉर्म यानी कि IUPAC का पूर्ण रूप आपको लिखना होगा। तो IUPAC की फुल फॉर्म है तो वह क्या है, तो आप सभी जानते होंगे इंटरनेशनल यूनियन एंड अप्लाइड, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि जो आपका जवाब आ जाएगा वह आ जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आपका जवाब आ चुका है, आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन सेकंड भी आपका मोस्ट है कि दाब को परिभाषित, यानी कि दाब को परिभाषित करना है आपको, यानी दाब क्या होता है उसकी आपको परिभाषा देना होगी। यह क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, आपका होमवर्क में है, यानी कि इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में भी देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, तो आप सभी जानते होंगे जो ध्वनि तरंगे होती हैं वह अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। जहाँ फ्रेंड्स अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं वह इस प्रकार से चलती हैं, ना कि इस प्रकार से, इसलिए आपका जवाब आ जाएगा वह आ जाएगा अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणुजन्य 2 रोगों के नाम आपको लिखना होगा। तो फ्रेंड्स जो विषाणुजन्य रोग होते हैं उन 2 रोगों के आपको नाम लिखना होगा। तो कौन कौन से रोग हैं जो कि विषाणु से फैलते हैं, यानी कि वायरस से फैलते हैं। तो यानी कि डेंगू बुखार जो है, यानी डेंगू जो है, डेंगू तो वह भी आपका विषाणु से फैलता है। और एक रोग और लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र आपको बताना होगा। तो आप सभी जानते होंगे कि O2+O, यानी कि जो होता है वायुमंडल से O2 होती है, और जो यानी कि जो बाहर होती है वह O होती है। इस तरीके से आपका जो O3 हो जाएगा निकल कर, यानी कि जो आपका हो जाएगा आंसर वह O3 आ जाएगा, यानी ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है O3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट है, पक्का फंसने वाला है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि कार्बन एवं सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉन वितरण आपको लिखना होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना होगा। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो आप सभी जानते होंगे कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता जो होती है वह 4 होती है फिलहाल की। वह इसलिए होती है क्योंकि इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले वाली में तो मैक्सिमम हम 2 ही भर सकते हैं, और दूसरी वाली में हम 8 भर सकते हैं। फिलहाल की इसकी 6 है, इसलिए 2,4 यानी कि इसके 6 पूर्ण करना होगा, यानी कि इसे अपना जो अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन देना होगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि जो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वह 2,4 में आ जाएगा। परमाणु, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कि सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप सभी जानते होंगे सोडियम का जो, यानी कि सोडियम पे जो परमाणु होती हैं, परमाणु इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कितनी होती हैं, तो Na पर आपके 11 होती हैं, सदैव 11 होती हैं। तो 2,8,1 यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा वह 2,8,1 आ जाएगा। अथवा वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि परमाणु के किन्हीं 2 अपरमाणु कणों के आपको नाम लिखना होगा। तो परमाणु के किन्हीं 2 अपरमाणु कण कौन से हैं, तो आप सभी जानते होंगे कि परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। तो परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। आपको केवल और केवल यहाँ पर 2 ही कणों के नाम लिखना होगा। तो वह कौन कौन से हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज भी मैं आपको बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, सर जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन की थी रदरफोर्ड ने की थी, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की थी। इन तीनों को भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि यह भी आपका काफी बार पूछा जा चुका है और इस बार ये पक्का पूछेगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि किन्हीं 2 अपरमाणु कणों के नाम लिखना होगा आपको। तो केवल और केवल आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन और या फिर न्यूट्रॉन, इस तरीके यानी कि इन तीनों में से ही आपको 2 के जवाब देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का आपको नियम बताना होगा। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वह क्या है आपको बताना होगा। तो फ्रेंड्स द्रव्यमान संरक्षण है ना ही किसी द्रव्य यानी किसी वस्तु को नष्ट किया जा सकता है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो वह किस तरीके की आएगा आपको यह खुद ही करना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि आयन को उदाहरण सहित आपको बताना होगा, यानी कि आयन क्या होता है। तो धनायन और ऋणायन, यानी कि ये 2 आयन होते हैं। तो वह किस, यानी कि धातुओं पर धनायन होता है, और जो यानी कि जो अधातुएं होती हैं उन पर यानी ऋणायन होता है। यानी कि जिस पर प्लस चार्ज हो उस पर धनायन होगा, और जिस पर निगेटिव चार्ज हो यानी कि जिस पर माइनस हो उस पर हमेशा ऋणायन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रक्त 2 कार्य करते हैं, यानी कि रक्त के 2 कार्य आपको लिखना होगा। तो रक्त का जो 2 कार्य हैं वह क्या क्या है आपको बताना होगा। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन भी आप काफी बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पक्का पूछेगा। अथवा वाला क्वेश्चन आपके सामने है कि न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका का आपको नामांकित चित्र बनाना होगा। तो आपको नामांकित, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूरॉन का जो तंत्रिका कोशिका का जो चित्र है वह किस तरीके से बनता है, वह इस तरीके से बनता है। यानी जो न्यूरॉन का जो चित्र होता है वह इस तरीके से आपका बन जाता है। यहाँ पर आप इस तरीके से लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसके भी आपको नाम भी लिखना होगा। तो यहाँ पर आपका डेंड्राइट होता है,
है और यहाँ पर आपका क्या होता है, तो इस तरीके से आप इन तंत्रिकाक्ष यानी तंत्रिकाक्ष भी आपका यहीं पर होता है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका पक्का फंसने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि स्तनी वर्ग के कोई दो लक्षण आपको लिखना होगा, यानी जो स्तनी वर्ग के जो लक्षण यानी कि कोई दो आपको लक्षण लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है, इस बार भी आने वाला है। अथवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जगत यानी कि प्रोटिस्टा के दो उदाहरण आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक समान गति से आप क्या समझते हैं फ्रेंड। जो एक समान जो गति होती है, मान लो कोई भी वस्तु है यानी कि वह लगातार एक ही गति से चलती जा रही है, तो वह यानी कि उसकी जो गति होगी वह एक समान गति होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है यानी 9 का अथवा है कि मंदन को परिभाषित कीजिए, यानी जो मंदन होता है उसकी आपको परिभाषित यानी परिभाषा देना होगी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्न को परिभाषित कीजिए, यानी गलनांक किसे कहते हैं, तो वह टेम्परेचर जिस पर वस्तु गलने लगे अर्थात जमने लगे उसे हम गलनांक कहते हैं। यानी कि जल जो हो गया, तो जल का जो गलनांक होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जब हम जल को जब हम फ्रिज में रखते हैं या फिर जब उसका जो ताप होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही वह जमने लगता है, अर्थात वह यानी कि बर्फ का रूप धारण करने लगता है। यानी कि जो आपका जवाब आ जाएगा वह यानी जल का जो यानी कि जो गलनांक होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जो ऊर्ध्वपातन जो होती है, तो यानी कि वह अभिक्रिया जिससे ठोस डायरेक्टली गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए बिना द्रव में परिवर्तित हुए, तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि कपूर हो गया, तो कपूर को कभी भी गर्म कीजिएगा तो वह द्रव में न बदलकर बल्कि वह डायरेक्टली गैसीय अवस्था में बदल जाती है। बाष्पीकरण क्या होता है, तो वह टेम्परेचर जिस पर जल यानी कि जो जल होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वह उड़ने लगता है, यानी वाष्प यानी कि गैस के रूप यानी धारण करने लगता है, यानी कि वह उड़ने लगता है, तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। अथवा वाले क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित तापमानों को आपको केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। तो आप सभी जानते होंगे कि केल्विन यानी सेल्सियस को जब हम केल्विन इकाई में परिवर्तित करते हैं तो उसमें 273 ऐड करते हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस का यानी जब 0 डिग्री सेल्सियस पर जब बर्फ होता है यानी कि वह उसका मात्रक होता है 273 यानी केल्विन, यानी 273 केल्विन होता है। तो 100 में आप यानी जब भी कोई भी सेल्सियस हो उसमें आपको केल्विन में जब भी आपको परिवर्तित करना हो तो आप 273 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 100 में आपको 273 जोड़ना है तो 373 केल्विन आपका आंसर आएगा पहले वाले का। सेकंड वाला है 25 डिग्री, यानी जो 25 डिग्री होगा तो उसका जो केल्विन में आएगा तो 273 ऐड कीजिएगा, आपका 298 यानी कि 298 केल्विन आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको यानी 0 आप जोड़िएगा तो आपका 273 ही आएगा निकलकर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस का जो मान होता है वह 273 केल्विन होता है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 11 भी आपका पक्का फंसने वाला है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को आपको 3 अभिगृहित आपको लिखना होगा, यानी 3 कमियां लिखना है। यानी डाल्टन ने कौन कौन से 3 कमियां लिख करी थी अपने परमाणु सिद्धांत में, यानी परमाणु जो मॉडल उसने दिया था उसमें कौन कौन से 3 यानी कि उसने कमियां की थी उसमें आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, यह क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। अथवा वाले क्वेश्चन देते हैं कि निम्न यौगिकों में आपको विद्यमान तत्वों के आपको नाम लिखना होगा। तो आप सभी जानते होंगे कि बुझा हुआ चूना, तो पहले तो आपको इसका सूत्र बताना होगा। तो फ्रेंड जो बुझा हुआ चूना होता है उसका जो सूत्र होता है यानी जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CaOH का होल टू। जी हाँ फ्रेंड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है यानी CaOH का होल टू होता है। इसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान है तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कैल्शियम है और ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इसमें यानी कि जो तत्व है वह यानी कि 3 तत्व इसमें मूल तत्व हैं जो कि विद्यमान है, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या होता है तो आप सभी जानते होंगे। हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या होता है, वह होता है HBr। जी हाँ फ्रेंड्स, HBr होता है क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता भी एक होती है और ब्रोमीन की भी एक होती है, इसलिए आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो सूत्र होगा वह HBr होगा। इसमें जो यानी कि जो रासायनिक इसमें जो मूल यानी कि मूल यौगिक में जो विद्यमान तत्व है वह हाइड्रोजन और ब्रोमीन है, यानी कि आपके दो ही इसमें दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ब्रोमीन है। बेकिंग सोडा क्या होता है तो आप सभी जानते होंगे, यानी कि खाने वाला सोडा NaHCO3, यानी कि आपका जो जवाब होगा वह NaHCO3 होगा। यानी कि NaHCO3 आपका जवाब आ जाएगा। तो इसमें मूल तत्व कौन कौन से हैं, इसमें सोडियम है, हाइड्रोजन है और कार्बन है और ऑक्सीजन है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसमें कितने हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन 12 भी आपका मोस्ट है पक्का फंसने वाला है कि ध्वनि का परावर्तन किसे कहते हैं, उसके 2 उपयोग आपको बताना होगा। यानी कि मान लो सामने दीवार खड़ी है, हमने आवाज दी तो उस पर यानी कि दीवार पर टकराकर हमें आवाज वापस
सुनाई देती है उसे हम ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। इसके दो उपयोग आपको बताना होगी, यानी कि इसके दो उपयोग कौन कौन से हैं आपको आंसर यह खुद ही देना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन लेते हैं कि वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि वस्तुओं को जब हम साफ करते हैं उसमें पराध्वनि का उपयोग हम इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि हम किसी भी चीज़ को पहचान सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन 13 है कि स्वस्थ यानी कि स्वास्थ्य क्या है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक स्थितियां आपको बताना होंगी, तो इसका जवाब आपको खुद ही बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन लेते हैं कि संक्रामक रोग फैलने की 3 विधियां यानी 3 साधन आपको लिखना होगा, यानी कि वह रोग जो कि संक्रामक से फैलते हैं उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं, जैसे कि मादा एनाफिलीज द्वारा डेंगू बुखार होता है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ओजोन परत का क्षरण क्या है। तो आप सभी जानते होंगे कि परावैंगनी जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें हैं तो वह ओजोन की जो परत है उसमें छेद करती जा रही हैं, इसलिए ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका यह आंसर 75 शब्दों में देना होगा आपको। अथवा वाला क्वेश्चन है कि जीवन के लिए जल क्यों अनिवार्य है। तो आपको बखूबी मालूम होगा कि जल ही जीवन है, जल के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, यानी कि जल है तो वह हम ज़्यादा दिन यानी ज़्यादा टाइम तक हम जीवित नहीं रह सकते, जीवन जल ही जीवन है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है कोलॉइड के 4 आपको गुणधर्म लिखना होगा, यानी जो कोलॉइड है उसके 4 गुणधर्म कौन कौन से हैं आपको बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन आपका पक्का फंसने वाला है कि मिश्रण के घटकों को यानी कि घटकों के पृथक्करण की 4 विधियां कौन कौन सी हैं आपको बताना होगी। तो मिश्रण के घटकों की जो 4 यानी कि पृथक्करण विधियां हैं वह कौन कौन सी हैं आपको इसका जवाब देना होगा। क्वेश्चन 16 है निम्नलिखित संघ के एक जीव का आपको नाम लिखना होगा। इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का और पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, इन तीन यानी इन चारों में से आप यानी कि नाम लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 का वाला क्वेश्चन है कि कशेरुकी जीव क्या है, यानी कि वह जीव जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम कशेरुकी जीव कहते हैं। जैसे कि मानव हो गया तो मानव यानी कि मानव में यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि मेरुदंड होती है, तो उसे हम कशेरुकी जीव कैसे कह सकते हैं, यानी कहते हैं। इनके मुख्य लक्षण क्या है, तो इनके मुख्य लक्षण क्या होते हैं, वह सीधे होती हैं, यानी बिल्कुल सीधे ही होते हैं। आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन 17 देते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। तो आप सभी जानते होंगे जो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है वह क्या है, तो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से आप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अथवा वाला क्वेश्चन है एक वस्तु का द्रव्यमान है वह 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी पर जब यानी कि 0 डिग्री से यानी जब 0 किलोग्राम होता है तो उस पर भी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के आधार से करेंगे हम, तो 9.8 × 10 यानी कि इसका इस तरीके से आ जाएगा आपका 98 किलोग्राम। जी हाँ फ्रेंड्स, 98 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा निकल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 देते हैं कि 15 किलोग्राम वस्तु की एक वस्तु यानी कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है जो कि 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो आप सभी जानते होंगे गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो 1/2 mv² जूल होती है। तो आप सभी जानते होंगे 1/2 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसका सूत्र है, आप इसे यहाँ ध्यान में रखिएगा। तो m यहाँ पर कितना है यानी द्रव्यमान कितना है, तो यहाँ पर यानी कि 15 है, और b² यानी कि b यानी कि आपका जो वेग है वह 4 है। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका, यानी 4 × 4 है क्योंकि mv² होता है, यानी v² यानी कि आपका तो 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका, तो 4 दूनी 8, 8 × 5 40, यानी 40 आपका जो आंसर आ जाएगा वह 40 जूल आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो आएगा आंसर वह 40 जूल निकल कर आएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपके समझ में आ चुका होगा। यह न्यूमेरिकल अथवा वाले क्वेश्चन लेते हैं एक जूल कारक को आपको परिभाषित करना होगा। तो W बराबर क्या होता है, 1 जूल होता है। एक जूल कार कब होता है, यानी किसी भी आवेश को, तो W बराबर क्या होता है पहले तो आप यहाँ पर समझ लीजिए, यानी VQ होता है, इस तरीके से आपका होता है, यानी VQ होता है। तो VQ यानी वोल्ट और इंटू कूलाम, यानी किसी भी आवेश को यानी कि 1 कूलाम आवेश करने में यानी कि जितना कार्य करने पड़ता है उसे हम 1 जूल कार्य करते हैं। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है ऊर्जा के किन्हीं 4 रूपों को आपको नाम लिखना होगा, यानी ऊर्जा के 4 रूप कौन कौन से हैं आपको बताना होगा। तो ऊर्जा 4 रूपों में विद्यमान है, वह यानी कि जल ऊर्जा है, यानी जल के रूप में ऊर्जा यानी कि जल के रूप में हम यानी कि करते हैं, अपशिष्ट करते हैं। इसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि जल भी एक ऊर्जा ही है, और यानी कि ईंधन भी एक ऊर्जा है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यानी कि ईंधन भी लिख सकते हैं, और पेट्रोल। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला है आ चुका है। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, यानी कि मिश्रित फसल किसे कहते हैं, यानी कि वह फसल जिसमें एक से अधिक फसलें हों उसे हम मिश्रित यानी कि मिश्र क्रॉपिंग कहते हैं। और कुक्कुट पालन किसे कहते हैं, यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग किसे कहते हैं, जहां पर मुर्गी यानी कि मुर्गी पलती हैं उसे हम मुर्गी फार्म कहते हैं, यानी कुक्कुट पालन कहते हैं। इस
तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अथवा वाला है कि मधु यानी मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन से अच्छे गुण होने चाहिए, आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका पक्का फंसने वाला है, यह क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से पक्का आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, क्या कह रहा है कि तीन कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का आपको चित्र बनाना होगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि जहां पर आवश्यक हो वहां पर स्वच्छ है नामांकित आपको चित्र बनाना होगा। तो 3 कक्षाओं वाले बोर का जो परमाणु मॉडल है उसका चित्र आपको इस तरीके से बनाना होगा, कुछ इस प्रकार से होगा आपका। तो इसमें 3 कक्षाएं हो चुकी हैं, फिलहाल कि यहाँ पर सही नहीं बन रहा है, आपको यह बनाना होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के आपको नाम व संकेत भी बताना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया चुका है, यानी कि हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक हैं वह कौन कौन से हैं। तो प्रोटियम, जी हाँ फ्रेंड्स प्रोटियम है, और दूसरा है ड्यूटीरियम, और जो तीसरा है वह टेराटियम है। यह पक्का आता ही आता है, यह आपका 9th से लेकर आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आता ही आता है, हर एग्जाम में आता है, हर कम्पिटेटिव एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है कि हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक हैं उनके नाम क्या हैं। तो वह यानी कि प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम है। इसके जो यानी कि जिसके संकेत हैं वह किस तरीके से, यानी कि जो होता है प्रोटियम होता है उस पर एक हाइड्रोजन यानी कि ऊपर से यानी कि चलता है, यानी कि एक यानी कि जो ऊपर होता है तो वह एक ही निर्देश होता है। सेकंड वाले में 2 हो जाती हैं और तीसरी वाले में 3 हो जाते हैं, यानी कि इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान को आपको परिभाषित करना होगा। परमाणु संख्या क्या होती है, तो परमाणु संख्या आपको समझ में आ चुका होगा। परमाणु संख्या किस तरीके से होती है आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर बी वाला है कि समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग आपको बताना होगा। तो समस्थानिकों से हमें पूरा नाम नहीं लिखना होता है बल्कि उसका प्रतीक ही लिखना होता है। क्वेश्चन 21 देते हैं कि पादप कोशिका का आपको नामांकित चित्र बनाना होगा। तो पादप कोशिका जो होती है उसका जो नामांकित चित्र होता है वह किस तरीके से होता है, तो आप सभी जानते होंगे पादप कोशिका इस तरीके से बनती है। जी हाँ फ्रेंड, इस तरीके से बनती है पादप कोशिका, इस तरीके से बनती है आपकी। और इसमें जो होती है यानी कि हरित लवक भी इसी में होते हैं और इसी में आपका सभी होता है, सब कुछ होता है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट वाला है कि प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में आपको 5 अंतर बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका काफी बार आ चुका है, इस बार भी आने वाला है। क्वेश्चन 22 है, आ चुका है कि संवेग संरक्षण का आपको नियम बताना होगा, यानी संवेग किसे कहते हैं इसके नियम भी आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का है। क्वेश्चन सेकंड वाला है कि न्यूटन के गति का आपको तृतीय नियम बताना होगा, यानी कि यू स्क्वायर आपका क्या होता है, यानी वी स्क्वायर क्या होता है आपका, तो वी स्क्वायर इक्वल टू का होता है 2a स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर आपका यानी कि -u। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है अथवा वाला क्वेश्चन कि गति के 3 समीकरण आपको बताना होगा। तो मैंने अभी भी जो आपको ये समीकरण बताया है एक तो वह हो गया, और आपका नेक्स्ट वाला भी आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड वाला देख लेते हैं कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तब आप आगे झुक जाते हैं, यानी कि झुक जाएंगे, तो वह क्या होता है, तो वह जड़त्व का नियम होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का, यानी कि न्यूटन की गति का पहला नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती है नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन साथ बहुत अच्छा।